नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण का कानून 3 साल पहले बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो सका था। अब मोदी सरकार इसे बिना वक्त गवाए लागू करना चाहती है और इसके लिए संविधान संशोधन करना चाहती है। लेकिन वही विपक्ष जो 2023 में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग कर रहा था, अब 16 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रहे विशेष सत्र में सरकार पर परिसीमन मामले पर हमलावर है। आखिर यही विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, जिस महिला आरक्षण बिल को 2023 में तत्काल लागू करने की बात कर रहे थे और मांग कर रहे थे, आज वही कांग्रेस देश की महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार से क्यों दूर करना चाहती है? आखिर क्या कारण है महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने से पहले इस पर हो रही राजनीति का? होगी विशेषज्ञों से चर्चा। साथ ही आपको बताएंगे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम जोरों पर है। किस तरह से चुनाव प्रचार में आज दिग्गजों के बयान रहे, दावे रहे, इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। तो इन खबरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के नागरकोविल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री ने किया प्रचार। रैली में एआईएडीएमके महासचिव के पलानीस्वामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शामिल। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना। दार्जिलिंग, राजगंज और फालाकाटा और कूच बिहार में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस टीएमसी कम्युनिस्ट है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दल। ममता ने बीजेपी पर बंगाल को अशांत करने का लगाया आरोप। परिसीमन पर इंडी गठबंधन में टकराव की स्थिति। डीएमके और कांग्रेस ने जताई चिंता तो महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सभी दल सरकार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने संभाला कार्यभार। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। भारत में नहीं है अब कोई नक्सल प्रभावित जिला। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को दी जानकारी। सरकार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर और समन्वित प्रयासों से हासिल हुई ऐतिहासिक उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल में शानदार रोड शो किया। लोगों ने प्रधानमंत्री का उत्साह, उमंग और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर पीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसे लेकर राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर हैं। यहां 23 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो आज रहा, जिसमें प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की जनता से संपर्क साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकास के 9 क्षेत्रों में पूरी निष्ठा से योगदान देने का आग्रह किया। आज कर्नाटक के मांचा के पास आदिन चुनचनगिरी मठ में गुरु भैरव वैक्स मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले संतों और धर्म गुरुओं की यही दृष्टि थी। The Honorable Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी जी, very happy welcome to you, sir. आपको बहुत-बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विकसित कर्नाटक और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, फिटनेस और सेवा समेत 9 सामूहिक संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कर्नाटक के मांड्या स्थित आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरवैक के मंदिर का उद्घाटन किया और कहा कि यदि 9 संकल्पों पर ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो तेजी से विकसित कर्नाटक और विकसित भारत की दिशा में प्रगति की जा सकती है। मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंध का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह
पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। मेरा सातवां आग्रह स्वस्थ खानपान से जुड़ा है। मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। मेरा आठवां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। मेरा नौवां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है। जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। श्री गुरु भैर वैक्य मंदिर पूज्य संत श्री बाल गंगाधर नाथ महास्वामी की स्मृति में समर्पित एक स्मारक है जो मठ के 71वें पीठाधीश्वर थे। श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी समाज सेवा के प्रति अपने आजीवन समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया वो इसका उदाहरण है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के साथ मिलकर सौंदर्य लहरी और शिव महिम स्त्रोतम नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इससे पहले उन्होंने ज्वालापीठ का दौरा किया, जहां मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तपस्या की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काल भैरेश्वर स्वामी मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर कर्नाटक में नाथ परंपरा के महान संत डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी को दी गई कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। उनका प्रेरक व्यक्तित्व लोगों को आध्यात्मिक और शैक्षिक उन्नति के लिए पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा। इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनमानस से 9 आग्रह किए और जिनकी प्रतिपूर्ति से विकसित भारत के संकल्प को और गति दी जा सकेगी। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, आदि चुनचुनगिरी मठ, मांड्या। और आइए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ भाजपा के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सियासी दंगल में पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। टीएमसी फिर से सत्ता पर दावा कर रही है तो बीजेपी ने बदलाव का बिगुल बजा दिया है। पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। दार्जिलिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही गोरखाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और गोरखाओं पर लगे झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। अमित शाह ने राजगंज और जलपाईगुड़ी में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने टीएमसी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि गरीबों की हकमारी करने वाले टीएमसी सिंडिकेट का नामो निशान मिटने वाला है। जलपाईगुड़ी टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा, टीयर्स का टी, आंसुओं का टी। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा इस बार बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। दूसरी ओर टीएमसी और ममता बनर्जी ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर भी सवाल उठाए हैं। वुमेन बिल तो पहले ही पास कर दिया गया है, 2023 में सर्वसम्मति से किया गया है। और इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, 40 तमिलनाडु के और 42 बंगाल के एमपी इलेक्शन में हैं, यानी कि आप ये समझें कि 82 एमपीज आउट ऑफ 543 एमपीज बिजी हैं। तो क्या ऐसी जल्दी थी? सिर्फ ये है राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वैसे तो देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां पश्चिम बंगाल चुनाव ही बटोर रहा है। भाजपा ने इसे सिंडिकेट बनाम विकास की लड़ाई बताया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से भाजपा को चुनौती दे रही हैं। अब जनता तय करेगी कि बंगाल में परिवर्तन होगा या टीएमसी की सत्ता बरकरार रहेगी। और पश्चिम बंगाल के बाद अब बात तमिलनाडु की, जहां विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। देखना यह है कि क्या इस बार चुनाव में जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव राज्य के इतिहास के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक बन चुके हैं। एक तरफ पारंपरिक द्रविड़ राजनीति तो दूसरी तरफ इस बार नए खिलाड़ियों और बदलते समीकरणों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इतना तो तय है कि चुनाव में इस बार कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में नागरकोविल में रोड शो किया। इस रोड शो में उमड़ा जनसैलाब और कार्यकर्ताओं का उत्साह विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। इस रोड शो की सबसे बड़ी बात रही, इसमें एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ शामिल हैं। इस रोड शो से भाजपा ने एनडीए गठबंधन की ताकत और तालमेल दिखाने की कोशिश की। नागरकोविल में पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस बार डीएमके के लिए राह आसान नहीं होने वाली। दूसरी तरफ डीएमके भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सत्तारूढ़ डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान स्टालिन ने केंद्र सरकार पर परिसीमन के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे तमिलनाडु के अधिकारियों पर हमला बताते हुए जनता से जिताने की अपील की। தமிழ்நாட்டின் வாசல் வர வந்துட்ட
मैंने कल अपने वीडियो में तमिलनाडु की राज्यसभा से जुड़े मुद्दे के बारे में बात की थी। डीलिमिटेशन के नाम पर अपनी सीमाओं को पार करते हुए भाजपा सरकार तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय कर रही है। अगर ऐसा होता है कि उत्तरी राज्यों को और अधिक राजनीतिक शक्ति दी जाती है और दक्षिणी राज्य अपनी राजनीतिक ताकत खोते हैं तो तमिलनाडु चुप नहीं बैठेगा। मैंने कहा था कि हर एक परिवार सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने इशारों में अभिनेता विजय पर निशाना साधा और कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का नया अभिनेता खुद की तुलना एमजीआर से कर रहा है। क्या ये संभव है? एक राजनीतिक पार्टी का नया अभिनेता है, वह अपनी तुलना एमजीआर से कर रहा है। क्या यह संभव है? क्या एमजीआर की बराबरी कर सकते हैं? सिर्फ एक एमजीआर ही है। अब यहाँ हीरो डीएमके और कांग्रेस है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बहुत मजबूत नींव रखी है। देखिए, अगर आप जड़ भूल जाएंगे तो आपको जड़ नहीं मिलेगी। 2026 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या तमिलनाडु अपनी पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति पर कायम रहता है या फिर अभिनेता विजय के रूप में एक नया तीसरा ध्रुव उभरता है। फिलहाल डीएमके गठबंधन जीत का दावा कर रही है, लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की एकजुटता ने मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी नारी शक्ति से भारत को मिलेगी मजबूती। कल होने जा रहे विशेष सत्र की शुरुआत से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हो रही राजनीति से लेकर उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा इस ब्रेक के बाद। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गुरुवार से संसद के वर्तमान बजट सत्र की विशेष कार्रवाई शुरू हो रही है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश होने हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
संसद के वर्तमान बजट सत्र के तहत 16 से 18 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसके दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। संसद के इस सत्र में जो विधेयक पेश होने हैं, उनमें संविधान विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 शामिल है। संविधान संशोधन बिल के जरिए देश की लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल के मसौदे के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। 815 सीट राज्य में और 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल होंगी। प्रस्तावित बिल में परिसीमन के जरिए राज्यवार लोकसभा सीटें बढ़ाने का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा सीट संख्या में परिसीमन के बाद बढ़ोतरी की जानी है। सीटों की संख्या में बढ़त वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होनी है। पीएम मोदी ने देश की नारी शक्ति को पत्र भी लिखा है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जल्द से जल्द महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित हो सके। इसके मद्देनजर ये संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में और समाज के हर वर्ग में उत्साह का माहौल है। लगभग सभी दलों ने इसके समर्थन की बात कही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम विधायी निकायों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा। नई दिल्ली में इंडी ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सब महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे लाया गया है उस पर हमें आपत्ति है और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है। मैं जानती हूं कि इस देश की एक एक मात्र शक्ति की आवाज कल संसद में आगाज बनकर उद्घोषित रूप में देखी जाएगी और आप सबके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करती हूं, करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आप सब राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, दल और विचारधारा की भिन्नता छोड़कर सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करिए। वहीं परिसीमन विधेयक को लेकर इंडी गठबंधन में बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां डीएमके और कांग्रेस इसका विरोध करती दिख रही हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इसके समर्थन में आगे आई है। जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा 50% ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में, वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। There is no clarity, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि परिसीमन कैसे होगा और जिन राज्यों में जनसंख्या कम है वो इससे परेशान हैं। केंद्र सरकार कहती है कि वो इसका ध्यान रखेगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान हमें इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम चिंतित हैं। परिसीमन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री को भी राज्यों की चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि उन्हें ही सारी चिंता है। मुख्यमंत्री अपना कुशासन, अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन तो होना है, मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 के तहत दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में कानूनों को संशोधित करना है। इस प्रकार से देखा जाए तो संसद का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने तमाम सांसदों को संसद की कार्यवाही में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, वहीं दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। एमके स्टालिन ने भी डीएमके सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग की। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए बताते हैं कि किस तरह से भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नए इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है। 16, 17, 18 अप्रैल क्यों अहम हो जाएगा? भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में, लोकतांत्रिक इतिहास में भी 16, 17, 18 अप्रैल संसद का विशेष सत्र है। ये सत्र
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने से पहले कई जो संशोधन बिल हैं उनको लेकर आ रहा है। विशेष सत्र में 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। इन 3 विधेयकों के बारे में भी आपको बताते हैं। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक है 2026, एक ये विधेयक रहेगा। और इस विधेयक के तहत क्या क्या चीजें हैं? अनुच्छेद 81 में बदलाव कर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। 33% महिलाओं को आरक्षण देने के साथ लोकसभा और विधानसभाओं में जो बड़ा परिवर्तन होगा, विधानसभाओं में जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो इसी संविधान संशोधन विधेयक के साथ बढ़ेगी। राज्यों में सदस्यों की संख्या अधिकतर 815 तक हो सकती है, तो वहीं अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में ये संख्या 35 तक हो सकती है। इस संशोधन विधेयक में और कई बातें जो सामने हैं, वो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या इन दोनों को मिला के तकरीबन पहुंचेगी 850 तक हो सकती है। ये संशोधन विधेयक कल बेहद अहम होने जा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित था ये संशोधन, और इसी संशोधन के साथ महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बढ़ावा देने और इस आरक्षण के साथ 33% आरक्षण को मजबूती मिलेगी। निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन का भी संशोधन है इसमें शामिल। साथ ही जो 2 विधेयक और हैं उनके बारे में बताते हैं। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होगा, ये परिसीमन विधेयक है। इस विधेयक को लेकर ही परिसीमन किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष कई सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर भी आएंगे। जनगणना के आधार पर इन सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। परिसीमन आयोग तय करेगा। जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव शामिल है परिसीमन विधेयक में। तो कल का 3 दिन का ये सत्र बेहद अहम होने जा रहा है। सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज था अभी तक। 71 के बाद से परिसीमन सीटों के आधार पर, जनगणना के आधार पर नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना पर अब परिसीमन होगा, ऐसा सरकार का कहना है, क्योंकि मौजूदा जो जनगणना है उसे अभी एक लंबा समय लगेगा। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में कानूनों को संशोधित करने का तीसरा विधेयक है ये केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। इसमें यह तय होगा कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सीमा के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। किस तरह से परिसीमन होता है ये भी आइए आपको बताते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। इस परिसीमन में ये तय होगा 33% आरक्षित जो सीटें होंगी वो रोटेशन उनका होता रहेगा हर चुनाव में। 15 साल तक लागू रहेगा महिला आरक्षण, जो अभी यानी कि जो इन 3 सत्रों में संशोधित विधेयकों के साथ लागू होगा वो 15 साल तक लागू होगा। संसद आगे इसकी अवधि को और बढ़ा सकती है। इसी के साथ आइए आपको ये भी बताएंगे, और अब तक ये 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होता है। परिसीमन आयोग जो निर्णय लेगा उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? मौजूदा लोकसभा में इस समय 74 महिलाएं सांसद हैं, और ये पूरी संसद का अगर आप देखें तो कुल सदन संख्या का लगभग 13.6% है। अब आजादी के बाद से तकरीबन 77 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की भागीदारी में, लोकतंत्र में, इसका भी एक अंदाजा लगाइए। 1952 में जो पहली लोकसभा थी उसमें 24 महिला सांसद थीं। ये प्रतिशत होता है 4.4%, और तब से लेकर आज तक में मात्र 13% तक का ही एक तरह से बढ़ोतरी हुई है, जिसे अब सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने जा रही है। इस बदलाव की जरूरत क्यों है ये भी समझना जरूरी है। असमानता दूर करना, जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के साथ अब महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की मजबूती से भारत के विकास में मदद मिलेगी। राज्यों और क्षेत्रों की जनसंख्या में भारी बदलाव हुआ है, और इस बदलाव का ही एक कारण है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी तरजीह देने की जरूरत है। निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है, इसे भी बेहतर करने की जरूरत है। ये एक बड़ा संकट देश के सामने है। महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ाना विकसित भारत की नींव माना जा रहा है। इस बिल को, इस कानून के जरिए महिलाओं की भागीदारी होगी, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी आने वाले समय में बहुत ज्यादा, एक तरह से न सिर्फ महिलाओं के लिए लेकिन विकसित भारत में एक बड़ा योगदान होगा। परिसीमन से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है बड़ा।
महिला आरक्षण कानून का लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला आरक्षण कानून महज महिलाओं को सिर्फ 33% आरक्षण या उस साझेदारी भागीदारी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि विकसित भारत में उनके नेतृत्व को एक तरह से एक मजबूती देना है। विमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को तय किया गया है, उसमें आगे बढ़ना है। आज की हमारा विशेष का भी यही एक उद्देश्य है। हमारा विशेष है नारी शक्ति वंदन से मजबूत होगी मातृ शक्ति। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। श्वेता शालिनी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। श्वेता जी, आपका स्वागत है। ऋषि मिश्रा हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से, और अदिति टंडन हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं, इसलिए कि कल से 3 दिन भारत के लोकतंत्र में, साथ ही साथ मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने एक बैठक की, महिला आरक्षण कानून को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर रही है, तुरंत इसे लागू करने की, तत्काल लागू करने की 2023 में मांग कर रही थी। फिर आज क्या वजह है कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने? देखिए, एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल है। महिला आरक्षण का शायद ही कोई पार्टी होगा जो विरोध करेगा। महिला आरक्षण बिल पास होने चाहिए। आधी आबादी का समुचित, यदि लोकतंत्र में आधी आबादी की उचित भागीदारी होगी तो ये तो शुभ है, क्योंकि जब आपकी आधी आबादी ही उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा तो उस आप डेवलपमेंट का आयाम का परिकल्पना कैसे कर सकती हैं। तो सवाल उठता है, जो हम लोगों का जो विरोध है, और आप भी इस चीज को बेहतर समझती हैं, टाइमिंग को लेकर। अभी चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हमारे जितने भी सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इंगेज हैं, और वो ऐसी स्थिति में आपने आनंद फानंद में 3 दिनों का विशेष सत्र बुला लिया है। क्या ये चुनाव के बाद, यदि 1 हफ्ते के बाद यदि विशेष सत्र बुलाया जाता तो कोई हाय तौबा नहीं मचता। दूसरी बात ये है कि ऋषि जी, आपकी पहली आपत्ति पे एक बार जवाब ले लेते हैं। शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, आपत्ति ये टाइमिंग को लेकर है। देखिए, टाइमिंग तो 27 साल से नहीं आया। आप पहले करते तो कहते 2024 का चुनाव है, बाद में करते तो कहते 2029 का चुनाव है। नारियों का समय बहुत सालों से इस देश में आ गया है। आप पेपर खोल के देखेंगे, हर रोज के पेपर में रिजल्ट में सिर्फ महिलाएं ही ऊपर रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ये अधिनियम की बात आती है तो विपक्ष यही कहता है कि टाइमिंग सही नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कांग्रेस ने 27 वर्ष में महिलाओं को केवल मात्र भागीदारी की बात की, लाभार्थी की बात की है, और हर सरकार ने यही किया है। और अब वो समय है जब नरेंद्र मोदी जी एक पिता स्वरूप आकर हमारे सामने नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खासकर मुझे इस बात, बहुत दुख है इस बात का कि आज कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को नहीं भेजा आपके पैनल पर, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है कि कोई भी पार्टी इस अधिनियम पे कोई भी सवाल कैसे उठा सकती है। आज रवांडा जैसे देश में अगर आप प्रतिनिधित्व देखेंगे तो लगभग 63% प्रतिनिधित्व है महिलाओं का रवांडा। जी शालिनी, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है। अदिति, आपके पास आना चाहेंगे। टाइमिंग को लेकर कांग्रेस की आपत्ति है, लेकिन भारत जैसे देश में किसी ना किसी राज्य में चुनाव चलता रहता है। टाइमिंग को लेकर जो आपत्ति है वो कितनी तर्कसंगत लग रही है? देखिए, राजनीति में टाइमिंग का महत्व होता है, और नेचुरली अगर सरकार ये कह रही है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर ली है और उनको ये टाइम राइट लग रहा है, तो सरकार क्योंकि अभी पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार रखती है तो वो किसी भी वक्त विधेयक ला सकती है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। और ऑपोजिशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है तो वो इस चीज़ को अपोज करेंगे। ऑपोजिशन का काम है अपोज करना। लेकिन ये बात सच है कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, उस वक्त हम सब देख ही रहे थे, उस वक्त बहुत प्रखर होके कांग्रेस ने ये कहा था कि इसी वक्त ये लागू भी हो जाना चाहिए। और उस वक्त का रियलिटी कुछ और था, इस वक्त का रियलिटी कुछ और है। और राजनीति में ये सब चीज़ें बहुत
लाजमी और नेचुरल हैं कि ऑपोजिशन ये डिमांड करेगा कि दो इम्पोर्टेंट प्रदेशों में चुनाव है, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में, और उनको ये लगेगा नेचुरली कि अगर ये बिल पारित हो गए तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ द डे को होगा। अगर हम पॉलिटिक्स को छोड़ दें, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा चलती रहेगी, कोई भी ऐसा मौका नहीं आएगा देश की हिस्ट्री में कि जब किसी रूलिंग पार्टी को, जब भी रूलिंग पार्टी इस चीज को पारित करेगी उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, ये नेचुरल सी बात है राजनीति में, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हम बिल की जर्नी की बात करें तो ये भी हम सब ने देखा है कि 1996 से लेकर अभी तक ये कितनी देर तक लंबित रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पुरानी सरकारों में जो पार्टीज रही हैं लीड रोल्स में, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए आप, चाहे आप यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में तो पहला मसौदा ही तैयार हुआ था जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जी। 96 की बात है ये। तो ऐसा भी नहीं है कि पार्टीज चाहती नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय राजनीति से ऊपर का मुद्दा है और तमाम पार्टीज मैच्योर पार्टीज हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जानती नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट एजेंडा है ये, पर उनकी इस वक्त ये भी एक जेन्युइन फियर इसलिए भी है डिलिमिटेशन का, क्योंकि अभी बिल का मसौदा सामने आया है, उसके जो फाइन प्रिंट है वो तो कल कानून मंत्री जब इस बिल को पायलट करेंगे लोकसभा में, वो तब उसको विस्तार से बिल्कुल अदिति, और आपने ठीक ही कहा कि जो भी पार्टी इस बड़े मसले को लेकर आगे बढ़ेगी उसको राजनीतिक फायदा होगा ऋषि जी। और यही वजह है कि 2013 में राज्यसभा में ये बिल कांग्रेस लेके आई, 2014 का लोकसभा चुनाव था, तो टाइमिंग की बात को तो हम मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब 2023 में ये कानून बना तब भी कांग्रेस का कहना था कि इसे तत्काल लागू किया जाए, तब तो परिसीमन का सवाल नहीं था, फिर आज परिसीमन का सवाल क्यों है? देखिए, पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता को जवाब दे दूं। पंचायती राज में आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने का काम राजीव गांधी की सरकार ने की थी, तो कांग्रेस को आप इस पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और आप भाजपा के प्रवक्ता हैं तो तुम कम से कम पढ़ी लिखी जरूर होंगी। मैंने टाइमिंग को लेकर सवाल किया है, मैंने ये नहीं कहा है कि आरक्षण महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण देने का वकालत कांग्रेस शुरू से कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन यदि एक हफ्ते आप रुक जाते, क्योंकि तमिलनाडु और बंगाल जैसे इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव है, हमारे जो जितने भी सांसद हैं सब वहाँ इंगेज है, प्रचार करने में इंगेज हैं। ऋषि जी, कांग्रेस वो पार्टी है जो पहली बार इस बिल को लेके आई थी, तो फिर क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो आज बैठक, सुनिए, आज जो बैठक की गई है, ये बैठक किस तरह से इस 3 दिन में एक तरह से एक सकारात्मक तरीके से इस पूरे बिल को पास किया जाए, संशोधनों को लागू होने दिया जाए, इस पर काम होता? मैं वही कह रहा हूँ, यदि एक हफ्ते बाद हो जाएगा तो कौन सा आफत आ जाएगा। दूसरा मेरा जो आपत्ति है महिला आरक्षण में जो सरकार का मसौदा है, उसमें है कि जो हमारे जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के जो माँ बहनें हैं या दलित समाज का जो एक हमारी जो बहनें हैं, उनको आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की जरूरत है। क्योंकि आज भी आप देखिए, गांव घर में देख लीजिए, एलिट क्लास की महिलाएं जो हैं सांसद और पार्लियामेंट में चली जाएंगी, लेकिन जो गांव के पिछड़े समाज के, दलित समाज के जो हमारी माँ बहनें हैं, उनको आरक्षण देने की जरूरत है, उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो इस पे सरकार का क्या स्टैंड है, भाजपा का क्या स्टैंड है? एक तरफ भाजपा कहती है कि ऋषि जी, मुझे ताज्जुब है, 33% महिलाओं को आरक्षण में वो शामिल है। अगर आप इस पे और ज्यादा बात करना चाहते हैं तो अदिति हमारे साथ मौजूद है। अदिति बताएंगी कि किस तरह से इन समस्याओं को शामिल करते हुए ये 33% का आरक्षण दिया गया है। अदिति, ये जो कहना है ऋषि जी का कि इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप गलत उसको मतलब ट्विस्ट दे रही हैं। हम कह रहे हैं कि जो 33% आरक्षण आप महिलाओं को देंगे, उसमें जो ओबीसी है या SC ST है, उनको विशेष रिजर्वेशन दिए जाए, उसमें मिलना चाहिए। ऋषि जी, पहले एक कदम तो आगे बढ़ा जाए, एक कदम तो एक मुस्तैदी से बढ़ाया जाए, मजबूती से बढ़ाया जाए, सभी राजनीतिक पार्टी मिलके। अगर 77 साल में ये नहीं किया गया है तो एक कदम तो बढ़ने दीजिए, 33% राजनीतिक आरक्षण देने तो दीजिए महिलाओं को। आप तो उसमें भी अड़चन लगा रहे हैं। अदिति, देखिए, ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बात कर रहे हैं कि कोटा में राजनीतिक विशेषज्ञ
तो वो जो आप कह रहे हैं कि कोटा में सब कोटा की बात, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत लंबी डिमांड बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज की सदियों से रही, जब से ये मसौदा इसका तैयार हुआ था बिल का 96 में। पर जो 2023 में जो बिल पारित हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट लॉ के नाम से जानते हैं, उसमें 33% कोटा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं के लिए सब कोटा मौजूद है। तो इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस था और तमाम पार्टीज इकट्ठी होकर इसको पास कर चुकी हैं 2023 में। अब जो आगे की बात है, देखिए ये 33% जो आरक्षण है वो एक तय सी चीज है, वो हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कल जो बिल आने वाले हैं, ये उस पूरी इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया को 2034 की बजाय 2029 तक ले आएगी। जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीचेस में कहा है, वो ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन साइकिल 2029 की आएगी स्टेट्स में और लोकसभा में, उसमें ये आरक्षण जमीन पर उतर जाए और महिलाएं एक्चुअली हाउस में आ जाएं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें कल देखनी होगी जब ये बिल्स पारित होंगे, तब हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हर राज्य का नंबर ऑफ सीट्स बढ़ता है, कितना बढ़ता है और अंत में जाके कितना वो रुकता है, ये हमें कल पता नहीं लगता। अदिति, अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 2/3 बहुमत की चुनौती क्या सरकार के सामने दिखाई देती है? क्योंकि संविधान संशोधन को पास कराने के लिए सरकार को ये जरूरी है, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का अभी तक का जो एक तरह से अपना उन्होंने रुख दिखाया है, वो उसके समर्थन में दिखता नहीं है। देखिए, लोकसभा में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि एनडीए की संख्या पूरी है और जो बहुत सारी फ्रेंडली पार्टीज रहती हैं उनसे सरकार चर्चा में बहुत देर से एंगेज्ड है। किरण रिजिजू जी जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत मीटिंग्स भी की हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी की है। राज्यसभा में क्या रुख लेता है ये बिल, वो देखना होगा कि वहां पर किस तरीके की चुनौती आती है, क्योंकि आज हमने देखा कि बीजू जनता दल जो लार्जली प्रोग्रेसिव चीज़ों पर सरकार के साथ रहता है, वहाँ पर भी नवीन पटनायक जो नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको क्लैरिटी चाहिए डीलिमिटेशन के इशू पे। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जब डीलिमिटेशन के इशू की क्लैरिटी तमाम पार्टीज को मिल जाएंगी, तो कोई भी पार्टी महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक डिबेट की बात है और आज सरकार ने क्लियर भी किया है। किरण रिजिजू के एक स्टेटमेंट आए थे जिसमें उन्होंने कहा है कि ये क्लैरिटी जब बिल पायलट होगा तो अच्छे से जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो प्रॉपरली समझाएंगे कि किस तरीके से ये लागू होने वाला है। क्योंकि हम ये ना भूलें कि बार बार प्रधानमंत्री ने अपनी पब्लिक स्पीचेस से ये कहा है कि किसी भी सदर्न स्टेट को नुकसान नहीं होगा इस बिल से। उन्होंने ये पब्लिकली कहा है। तो नेचुरली इसके पीछे कोई ना कोई अरिथमेटिक है जो शायद अभी बिल्स को पढ़ के हमें समझ नहीं आ रही। तो ये बहुत अर्ली होगा जज करना कि बिल्स में एक्चुअली क्या है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से पूरी क्लैरिटी जब आ जाएगी तो शायद चीजें और भी क्लियर नजर आए। और किसी भी विपक्षी पार्टी को महिला आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ये कह चुके हैं। तो जब डीलिमिटेशन का मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है आराम से 2/3 बहुमत से ये बिल्स पास हो जाएंगे। बिल्कुल, परिसीमन विधेयक को लेकर भी लगातार चर्चा होगी और इस 3 दिनों में वो तमाम एक तरह से सवालों के जवाब भी सरकार सामने रखेगी, जिसे लेकर दक्षिण के राज्यों की अपनी चिंताएं हैं जो सामने आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका भी और अदिति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिहार में सम्राट का राज तिलक। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया
और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिहार की राजनीति में आज एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये पहला मौका है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना है। इसके साथ जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली। ये दोनों उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। आखिर क्यों है ये खास, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। सम्राट चौधरी 24वें व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। साथ ही ये पहला मौका है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी ने बुधवार को राजभवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके अलावा जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। साथ ही पीएम ने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सम्राट चौधरी के पास भारतीय जनता पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक का समृद्ध अनुभव है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे प्रदेश में वित्त और गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। साल 2000 में परबत्ता से पहली बार विधायक चुने गए सम्राट चौधरी फिलहाल तारापुर सीट से विधायक हैं। इसके अलावा वे बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। वे बिहार में खेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। 2023 में सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2024 में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। सीएम पद की शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी को मंगलवार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन, उनको बधाई, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। नीतीश जी ने जो विकास यात्रा शुरू की उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। वहीं डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने वाले विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी बेहद अनुभवी नेता हैं। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम 1990 से बिहार की हर कैबिनेट में शामिल होने का रिकॉर्ड है। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद पटना स्थित मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने बिहार के हित को सर्वोपरि रखते हुए कर्तव्य पालन करने की भी बात कही। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब इन 2 शहरों के बीच सफर को पूरी तरह बदल रहा है। आधुनिक टनल, हाईटेक सुरक्षा और एलिवेटेड कॉरिडोर से लैस ये प्रोजेक्ट न सिर्फ समय बचा रहा है बल्कि विकास और पर्यावरण के संतुलन की नई मिसाल भी पेश कर रहा है। जमीनी हकीकत जानने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट और इसी के तहत दीजिए हमें अनुमति। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। अब दिल्ली से देहरादून में 6 घंटे नहीं बल्कि केवल 2.5 घंटे लगेंगे और ये संभव हो पाया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की वजह से। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्लीज़ विजिट अस अगेन उत्तराखंड का साइन है, यानी कि यहाँ से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। आगे हम बढ़ेंगे तो सहारनपुर आएगा, उसके बाद बागपत आएगा और फिर दिल्ली एनसीआर का अक्षरधाम पॉइंट आएगा, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे पहुँचने की तकरीबन 2.5 घंटे में। बीच में ट्रैफिक होगा, कुछ टोल्स होंगे तो समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम 2.5 घंटे में सफ़र पूरा करें और आपको बताएं। और ये सब हम करें एक स्पीड लिमिट में रहते हुए और एक प्रैक्टिकल पिक्चर लोगों के लिए दे, क्योंकि भले ही इसका समय 2.5 घंटा पूरा करने में लगे, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जाम लग सकता है। तो ये सभी स्थितियाँ हम आपको एनालाइज करेंगे और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है ये दिखाना चाहूँगा। तकरीबन 5 बज गए हैं, 4:59 मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे, जिसके बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचे, बीच में हॉल्ट ना ले और आपको बताएं कि कैसा हमारा सफ़र रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इस एक्सप्रेसवे को देहरादून, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के बीच कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। टनल, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस ये कॉरिडोर सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि बेहतर और स्मार्ट सफर का वादा करता है। इन टनलों के भीतर फायर एक्सटिंग्विशर और सर्विलांस सिस्टम जैसे इंतजाम किए गए हैं ताकि तेज रफ्तार के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। सरकार का कहना है यह परियोजना न सिर्फ यात्रा का समय कम करेगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगी। अब अगर इस राजमार्ग की बात करें तो ये काफ़ी लंबा राजमार्ग है, दिल्ली से देहरादून कनेक्ट करता है और जब आप देहरादून से शुरू करते हैं तो आपको अपने दोनों तरफ पहाड़ियाँ नज़र आती है, जंगल नज़र आते हैं और यहाँ पर केवल जंगल नहीं बल्कि वन्य जीवन भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जब एकदम गहरा जो इलाका होता है उससे ऊपर उठाकर एक्सप्रेसवे को बनाया गया पिलर्स के सहारे, ताकि इतना स्पेस दिया जा सके कि हाथी तक उनके नीचे से निकलकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक बिना रोड पर आए जा सके। हमने 5 बजे से शुरुआत की थी, अब 5:15 हो रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी टाइम से पहुंचने की। हमारी यात्रा अब आगे बढ़ती है और यह एक्सप्रेसवे एक संवेदनशील इकोलॉजिकल जोन से होकर गुजरता है।
वन्य जीवों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए एलिवेटेड स्ट्रेच बनाए गए हैं ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। सड़क पर सख्त स्पीड लिमिट, कैमरा निगरानी और स्पष्ट संकेत हाईवे ड्राइविंग में अनुशासन की नई तस्वीर पेश करते हैं। स्मूथ सड़क से लेकर वैज्ञानिक डिजाइन तक हर पहलू को तेज और निर्बाध सफर के लिए तैयार किया गया है। घड़ी में बज चुके हैं 6:39। आप देख सकते हैं 14 अप्रैल। हम तकरीबन 5 बजे देहरादून से चले थे। नए जो एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर अभी हम सफ़र कर रहे हैं और लगभग आधे रास्ते में हम आ चुके हैं। टाइम भी इस वक्त आधा हो चुका है लगभग। अगर गूगल मैप पे लोकेशन देखे कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं तो एक हमने समस्या नोटिस की कि अभी तक गूगल मैप पे ये जो नया वाला हाईवे है ये अपडेट नहीं हुआ है, तो कई लोग गलती से गलत रास्ता ले सकते हैं। पिछले एक दशक में भारत के हाईवे नेटवर्क में तेजी से विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर और बॉर्डर रोड्स ने लॉजिस्टिक्स की तस्वीर बदल दी है। बेहतर कनेक्टिविटी ने यात्रा समय घटाया है, ईंधन की बचत की है और व्यापार को अधिक प्रभावी बनाया है, जो आर्थिक विकास का एक अहम आधार बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में आप देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। एक बड़ा ये क्लेम था, बड़ा ये दावा था और इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं क्योंकि हम 5 बजे ठीक देहरादून से चले थे। घड़ी में आप समय देख सकते हैं, ये गूगल का टाइम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अभी 7:30 बज चुके हैं और हम इससे भी पहले दिल्ली एंटर कर चुके हैं। अगर आप मैप में देखें तो मेरे बगल में राइट हैंड साइड पे लाल किला है। शास्त्री पार्क के इलाके में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यानी कि 2.5 घंटे से भी कम में हम दिल्ली एंटर कर चुके थे। और इसी के साथ पहले के मुकाबले काफी कम समय में हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। जहां पहले करीब 6 घंटे लगते थे, अब यह सफर मात्र 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे एक बात साफ करता है, दूरी घट रही है, गति बढ़ रही है और कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हो चुका है, जो संभव हुआ है सरकार के अथक प्रयासों से, जो हाईवे और रोड कनेक्टिविटी के लिए पिछले 10 साल में किए गए हैं। तो आखिरकार हम अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप ये बोर्ड देख सकते हैं और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखें तो अक्षरधाम मेट्रो है। सफ़र हमने शुरू किया था ठीक 5 बजे, ये फ़ोन की घड़ी से हमने किया था और अब आप टाइम अगर देखिए तो 7:40 हो रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में, इसलिए 10-15 मिनट ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन हम बीच में रुके भी थे एक जगह कुछ मिनटों के लिए। तो जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था कि देहरादून से दिल्ली का रास्ता 6 घंटे से 2.5 घंटे में हो जाएगा, वो पूरी तरह सही है। और अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितना फ़ायदा इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और देहरादून के लोगों को होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सफ़र इन दोनों शहरों के बीच में करते हैं। अक्षरधाम में मैं कैमरा पर्सन विश्वबंधु गोयल और मोंटी कुमार सिंह के साथ अक्षय डोंगरे, DD न्यूज़।